हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। सो ये है चैप्टर नंबर 2 जिसमें हम आज पार्ट 2 स्टार्ट करेंगे। पार्ट 1 हमने ऑलरेडी कंप्लीट कर लिया है। उसमें हमने क्या क्या पढ़ा था, वेस्टर्न यूरोप एंड कॉलोनलिज्म इन एशिया एंड अफ्रीका के बारे में, जिसमें कॉलोनलिज्म इन एशिया पढ़ा था, कॉलोनलिज्म इन अफ्रीका पढ़ा था, फैक्टर्स कॉज्ड ड्यू टू द फर्स्ट वर्ल्ड वार। उसमें हमने पॉइंट्स पढ़े थे 6 पॉइंट्स, जो कि है फर्स्ट इकोनॉमिक फैक्टर्स, सेकेंड है मिलिटरिज्म, थर्ड है ग्रुपिज्म, फोर्थ है फीलिंग फियर्स नेशनलिज्म, फिफ्थ है रोल ऑफ न्यूज़पेपर एंड सिक्स्थ है अबाउट वार। तो अब मैं स्टार्ट करूंगी पार्ट 2। उसमें है द फर्स्ट वर्ल्ड वार। So let me read it. In the First World War, 24 nations supported the Allied nations and 4 nations supported the Axis nations. Initially, Germany made noteworthy victories in Europe. It ruined the French army. It fought many submarine wars and destroyed the ships of Allied nations. Many soldiers and victims died because of tanks and poisonous gases. In 1917, the Russian Revolution started, so Russia withdrew from the war. Germany was very strong at this time. It managed to drown an American steamer, Lusitania, in which 147 Americans died. फिर with the continue of countries like Panama, Greece, Cuba, China, and Siam joined the Allied nations. Thus, the Allied nations became stronger. German army could not withstand the American troops. The whole position of the war changed. Bulgaria in September 1918, Turkey and Austria in October 1918 joined the Allied nations. The German leader Kaiser abdicated his position and ran away. Germany surrendered to the Allied nations on 11th November and signed a ceasefire treaty, and the war came to an end. So हमें इस पैराग्राफ में क्या समझाया जाता है? अलाइड नेशंस को सपोर्ट करने वाले कितने नेशंस थे? 24। उसके सामने जो एग्जिस्ट नेशंस, मतलब उनकी जो अगेंस्ट थे, वो कितने थे? 4। जर्मनी ने शुरुआत के तौर पर यूरोप के कई सारे नेशंस को अपनी विक्ट्री इस्टेब्लिश की और फ्रेंच आर्मी को तबाह कर दिया। अलाइड नेशंस के कई सारे शिप्स उनको डिस्ट्रॉय कर दिए। किसने? जर्मनी ने। कई सारे सोल्जर्स एंड कॉमन मैन वो भी मारे गए बिकॉज ऑफ टैंक्स एंड पॉइजनस गैसेस। वहाँ पे पॉइजनस गैसेस थे। उसी टाइम पे 1917 में रशियन रिवॉल्यूशन शुरू हो गया। रशिया जो वार में शामिल था वो उसी वार से हट गया। क्यों? आइए पढ़ते हैं। जर्मनी ने एक ऐसी गलती कर दी। जो अमेरिकन स्टीमर मतलब जहाज था, जिसका नेम था लुसिटानिया। ये एमसीक्यू में पूछा जा सकता है कि जो अमेरिकन स्टीमर था, व्हाट वाज द नेम ऑफ दैट? तो लुसिटानिया, जिसमें 147 अमेरिकन सोल्जर्स थे, उन सबको जर्मनी ने मार दिया। अमेरिका ने फिर अलाइड नेशंस को ज्वाइन किया। कौन से ईयर में? 1917 में। एंड विद दैट ये जो थे नेशंस, पनामा, ग्रीस, क्यूबा, चाइना एंड सियाम, उन्होंने किसको ज्वाइन किया? अलाइड नेशंस को। इन सब की वजह से अलाइड नेशंस था वो स्ट्रांग हो गया। इससे पहले एक्सिस नेशंस वो स्ट्रांग था, पर अब अलाइड नेशंस है। अब अमेरिकन आर्मी के सामने जर्मनी के सोल्जर्स की एक नहीं चलने वाली थी। The whole position of war changed. बुल्गारिया जो सितंबर में 1918 में, टर्की एंड ऑस्ट्रिया अक्टूबर में 1918 में अलाइड नेशंस को ज्वाइन किया। फिर जर्मन लीडर अपनी जो राज प्रथा थी उसको क्या बोलते हैं? abdicated his position and ran away. कौन? केजर। उसने क्या किया? एक अंपायर छोड़ के भाग गया। जर्मनी ने अलाइड नेशंस को अपने आप सरेंडर कर दिया एंड एग्रीमेंट साइन कर दिया। राइट। अभी हम पढ़ते हैं इफेक्ट्स ऑफ फर्स्ट वर्ल्ड वार, इमीडिएट इफेक्ट्स। राइट। फर्स्ट है डिस्ट्रक्शन ऑफ मैन एंड मटीरियल। तो लेट मी रीड इट।
Approximately 6.5 crore people took part in the war. At least 1 crore died, about 2 crore were injured, and around 70 lakhs were rendered permanently handicapped. More number of people died because of starvation and other forms of killings and epidemics that broke out after the war. The total war expenditure was quite high. ये जो डिस्ट्रक्शन ऑफ मैन एंड मटेरियल में है उसमें हमको क्या समझाया गया है कि कितने लोगों ने हिस्सा लिया था। 6.5 करोड़ पीपल ने, उनमें से 1 करोड़ जितने लोग थे वो मर गए, 2 करोड़ थे वो घायल हो गए, इंजर्ड हो गए, एंड अराउंड 70 लाख पीपल वो परमानेंटली हैंडीकैप्ड हो गए। ज़्यादा लोग भूख की वजह से, स्टारवेशन मतलब भूख की वजह से कंट्री के इकोनॉमिक कंडीशन की ठीक नहीं थी, जिससे डिजीज स्प्रेड होती गई। खर्चा जो था वो वार का वो काफ़ी हाई रहा। इसमें लिखा है द टोटल वार एक्सपेंडिचर वॉज क्वाइट हाई। अभी हम करते हैं सेकेंड, सोशल चेंज। ड्यूरिंग द वार, सिंस मेजॉरिटी ऑफ द मैन ऑफ ऑल नेशंस वर ऑन द वार फ्रंट, वुमेन shouldered the responsibility of the family and occupation. They stepped out their homes and successfully took over the responsibility of the different professional fields. The self-confidence of their being equivalent to the man enhanced. Consequently, the demand for the women to exercise their franchise was raised. During the war, the production of things of basic necessity had reduced. So, problems like scarcity, unemployment, starvation, strikes, lockouts, etc. raised their heads. People suffered a lot. Children's condition was pathetic. सोशल चेंज में हम क्या पढ़ रहे हैं? जिस पे नेशंस ने हिस्सा लिया था उसमें जो सारे मेल्स थे सारे नेशंस के, वो सब वार के लिए निकल पड़े। अभी मैन तो वार के लिए निकल गए, उनके पीछे उनका जो घर था, उनका काम था, वो कौन संभालेगा? लेट मी रीड इट। आफ्टर मैन, जो घर की वुमेन थी, उन्होंने सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी घर की अपने ऊपर ले ली। वुमेन्स कभी घर के बाहर नहीं निकले, वो जैसे ही अपने घर के बाहर स्टेप रखा और जो रिस्पॉन्सिबिलिटी थी घर की एंड काम की सक्सेसफुली अपने ऊपर ले ली। अब धीरे धीरे उन वुमेन को सेल्फ कॉन्फिडेंस आता गया कि हम भी मैन के इक्वल हैं, इक्विवेलेंट हैं, राइट, हम कम नहीं हैं। अब उन सारी वुमेन ने डिमांड करना शुरू कर दिया कि हमें भी वोट करने का राइट मिलना चाहिए। जो बेसिकली नेसेसिटी होता है उसका प्रोडक्शन डाउन होता गया। सो प्रॉब्लम रेज्ड वॉज, कमी आ गई, काम नहीं है किसी के पास, भूख से मर रहे हैं लोग, स्ट्राइक्स हो रही हैं, रेज्ड देयर हेड्स, पीपल सफर्ड अ लॉट एंड चिल्ड्रंस कंडीशन वॉज मोर वर्स। People suffered a lot and children's condition was also more worse, right? अभी हम पढ़ते हैं थर्ड, द ट्रीटी ऑफ वर्सेलिस, जून 1990। ये शॉर्ट नोट है, वो आपको 3 मार्क्स में भी आ सकता है, 5 मार्क्स में भी आ सकता है। सो लेट इट रीड, ओके। At the end of the First World War, the unconditional surrender of Germany in front of Allied nations brought an end to the war. Then the Allied nations undertook the peace process in the Paris, in which some 58 commissions were formed and 145 nations were organized. The agreement made with Germany during the Paris peace process was made in the Mirror Palace at Versailles. Thus, it came to be known as the Versailles Treaty. There are 4 provisions in the Treaty of Versailles. First is regional arrangement. Second is reduction in troops and disarmament. Third is the arrangement of distribution of gains at the end of the war and war fine. Fourth was other provisions. फिर आता है the American president, कौन था? वुड्रो विल्सन, ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर लॉर्ड जॉर्ज। फिर था फ्रेंच प्रेसिडेंट Clemenceau and Italian President Orlando played an important role in this treaty. Germany was found responsible for the war. A war fine of
6.5 billion pound was imposed on Germany. It had to give away the Ruhr region to the France. Its Rhine River had to be opened for the international sea route. The Rhineland region on French border was disallowed from being a fortress, as well as this mineral rich region was given away to the France for 15 years. Most of the German organizations were confiscated. Alsace and Lorraine were to be returned to the France. Besides this, Germans was to give France and other allied nations a large quantity of coal and iron annually as the benefits of war. Germany was made to sign these terms and conditions on gunpoint and forcibly, because of which there was a bitterness and desperation among Germans. Consequently, the German economy failed miserably. तो हमें ये जो थर्ड पॉइंट है द ट्रीटी ऑफ वर्सेलाइज, उसमें हमको क्या समझाया जाता है कि बिना कोई शर्त के, कंडीशन के, उन्होंने जर्मनी ने कर दिया एलाइड नेशन को। एलाइड नेशंस एक प्रोसेस स्टार्ट किया, उनका नाम था पीस प्रोसेस, कि अब शांति चाहिए, कोई झगड़ा नहीं चाहिए। इन विच 58 कमीशंस बिठाए गए, 145 सेशंस, मतलब उतने टाइम एक दूसरे को मिले अबाउट कैसे दुनिया में शांति रखी जाए। वर्सेलिस को एक प्लेस है जहाँ पे पेरिस पीस प्रोसेस में जर्मनी ने एग्रीमेंट पे साइन किया, इसीलिए इस एग्रीमेंट को नाम दिया गया वर्सेलिस ट्रीटी। ये पूछा जा सकता है, अंडरलाइन कर लेना। इस ट्रीटी में 4 प्रोविजंस की बात की गई है। एक है रीजनल अरेंजमेंट, उसका मतलब कि यहाँ की जो एरिया है उसको हम कैसे अरेंज करेंगे। सेकेंड है रिडक्शन इन ट्रूप्स एंड डिसआर्ममेंट, ट्रूप्स आर्मी को हटा दिया जाए एंड वेपन्स को यूज़ होता है वो भी कम कर दिया जाए। थर्ड था अरेंजमेंट ऑफ डिस्ट्रीब्यूशंस ऑफ गेन्स एट द एंड ऑफ द वार, फाइन, वार में से जो पैसे आएंगे उसका डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होगा। फोर्थ था अदर प्रोविजंस, जो ट्रीटी में जिन्होंने इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया है वो है वुडरो विल्सन, ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर लॉर्ड जॉर्ज, फ्रेंच प्रेसिडेंट सिल्मेंसो एंड इटालियन प्रेसिडेंट ओरलैंडो। उन्होंने इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया था। सबने मिलकर जर्मनी को एक रिस्पॉन्सिबल बनाया फॉर वार एंड उसमें 6.5 बिलियन पाउंड को फाइन जर्मनी पर लगाया। जर्मनी को अपना रूहर रीजन फ्रांस को देना पड़ा। राइन रिवर है जो जर्मनी की, वो भी ओपन करवा दी फॉर इंटरनेशनल सी रूट। राइन लैंड है जर्मनी का, वो फ्रेंच को और मतलब हैंड ओवर कर दिया। जो अपना फोर्ट्रेस एज वेल जो मिनरल रिच रीजन था वो फ्रांस को दे दिया। कितने ईयर्स के लिए? 15 ईयर्स के लिए। मोस्ट ऑफ द जर्मन ऑर्गेनाइजेशन वॉज कन्फिस्केटेड, जर्मन ऑर्गेनाइजेशन थी वो कन्फिस्केटेड हो गई थी। एल्सेक एंड लोरियन वर टू बी रिटर्न टू फ्रांस, ये जो दोनों फ्रांस के जो रीजन्स थे, एरिया थे, वो फ्रांस को रिटर्न कर दिए गए। बिसाइड्स दिस जर्मनी वॉज टू गिव टू द फ्रांस एंड अदर एलाइड नेशंस, जर्मनी को फ्रांस को एंड अदर एलाइड नेशंस को क्या देना पड़ा? अ लार्ज क्वांटिटी ऑफ कोल एंड आयरन, बड़ी तादाद में, मतलब बहुत ही बड़ी क्वांटिटी में कोल और आयरन देना पड़ा एनुअली एज द बेनिफिट्स ऑफ वार। जर्मनी वॉज मेड टू साइन दिस टर्म्स एंड कंडीशंस ऑन गन पॉइंट, जर्मनी को ये टर्म्स एंड कंडीशंस साइन करवा दी। कैसे? गन पॉइंट पे, गन यहाँ पे सिर पे रख के कि भाई साइन कर वरना अभी के अभी तो जाएगा। एंड फोर्सिबली बिकॉज ऑफ विच देयर वर बिटरनेस, एंड उसकी वजह से खाराश हो गई, मतलब उनकी रिलेशंस में, एंड डेस्परेशन अमंग्स जर्मन्स के अंदर आग बबूला छा गया। कॉन्सिक्वेंटली द जर्मन इकोनॉमी फेल्ड मिसरेबली। ओके, फिर हम पढ़ते हैं फोर्थ, लॉन्ग टर्म इफेक्ट्स। देयर वॉज अ फीलिंग ऑफ रिवेंज इन साइनिंग द ट्रीटी विद द नेशंस दैट वर डिफीटेड इन द वार। Peace could not be established with the treaty. Socialist Russia was not given a place in the League of Nations. America did not join the League of Nations, and that's why it can be said that the reason for the Second World War in the peace process of the First World War itself. अभी जो ये फोर्थ पॉइंट है इसमें क्या समझाया गया है कि जो नेशंस इस वार में हार गए थे
वो ट्रीटी साइन करते वक्त उनके अंदर बदले की फीलिंग थी। ट्रीटी साइन करने से कोई शांति नहीं आने वाली थी। लीग ऑफ नेशंस जो बने उनमें रशिया को प्लेस नहीं दी गई, अमेरिका ने लीग ऑफ नेशंस ज्वाइन नहीं किया। सो दिस वॉज द रीज़न ऑफ सेकेंड वर्ल्ड वार। सो अभी हम पढ़ते हैं नेक्स्ट। व्हाट इज़ दैट? द रशिया बोल्शेविक रिवॉल्यूशन 1917। राइट, अभी पढ़ते हैं। द रशिया revolution considered as an important event in the world history. The Russians had been oppressed and suppressed by the Tsar of Russia. The Russian Tsars who inherited the position were all dictators and enjoyed uncontrolled rule over people. People did not have any rights during this period. The Tsars were so cruel and pitiless on people that if anyone demanded for any rights, he was tortured, suppressed, and severely punished or condemned to be sent to the bone-chilling and dead cold of Siberia. उसके बाद क्या होता है? This uncontrolled and oppressive Sodom became the reason for the grief, poverty, and suffering among people. The Russian farmers, laborers, and peasants were not getting enough income. Despite of working very hard, they became very poor. तो इससे हम क्या समझते हैं कि जो रशियन रिवॉल्यूशन था वो क्या कंसिडर किया जाता था? इम्पोर्टेंट इवेंट इन द वर्ल्ड हिस्ट्री। रशिया ने जो ज़ार किंग्स रूल किया करते थे, रशियन सीज़ार्स थे, वो उनके जो बेटे थे, पापा थे, वो सारे एक के बाद एक रूल किए जा रहे थे। सारे डिक्टेटर्स थे जो वो लोगों की कुछ नहीं सुनते थे एंड एंजॉय करते थे अपना अनकंट्रोल्ड रूल। लोगों के पास तभी कोई राइट नहीं था इस टाइम पे। रशियन किंग्स कैसे थे? क्रूअल थे, बहुत मतलबी थे, उनको ज़रा भी दया नहीं आती थी। मतलब अगर इंसान वहाँ पे अपने राइट्स के लिए डिमांड करता था तो उनको टॉर्चर किया जाता था एंड उनको बहुत बेरहमी से पनिश किया जाता था। एंड जहाँ पे माइनस टेम्परेचर होता था, विंटर, वहाँ लोगों को मारने के लिए छोड़ दिया जाता था एंड वो लोगों को लूट लेते थे, जुल्म करते थे एंड उसको रिजल्ट क्या आया? रशिया में पॉवर्टी आ गई, ग्रिफ आ गया, सफरिंग आ गया। जो रशिया फार्मर्स थे, लेबरर्स थे, उनको इनकम नहीं मिलती थी इतना हार्ड वर्किंग करने के बाद भी। ठीक है, अभी हम पढ़ते हैं सेकेंड पैरा, दैट इज अंडर द लीडरशिप ऑफ फादर गेपॉन अ लार्ज रैली वॉज टेकन आउट फॉर द सीज़ार्स रेसिडेंस विंटर पैलेस 22 January 1905 Sunday. These people were unarmed, while some had the Caesar's picture in the hand with the captions like "Long live the little white lord of Russia" written on it. The Caesar's army opened fire on these innocent people, because of which thousands of innocent people died, and snow in the Petersburg, where Caesar's palace was situated, turned out to be the red with blood. This day is known as the Bloody Sunday in history. Around this time, a large number of Russians got provoked and became restless as the weakness of Tsardom has become obvious when a small nation like Japan had defeated a massive nation like Russia in the Russia-Japan War. In order to pacify the angry Russians, an announcement to call for a Duma Legislative Assembly, which had been called for years, was made. Eventually, for such Duma were called, but before it can take steps to satisfy the citizen, it has been called off. The 22 January को फादर गेपॉन की लीडरशिप के अंडर में रैली निकाली गई सीज़ार रेसिडेंस में। ये जो भी लोग रैली में थे उनके पास एक भी हथियार नहीं था एंड कुछ लोगों के हाथ में सीज़ार जो किंग था उसके पिक्चर थे एंड क्या कैप्शंस लिखे गए थे कि लॉन्ग लिव एंड द लिटिल वाइट लॉर्ड ऑफ रशिया। सीज़ार के आर्मी ने क्या किया? ओपन फायर कर दिया एंड ऐसे इनोसेंट पीपल को ऐसे मार दिया जिससे 1000 इनोसेंट पीपल मारे गए। उससे क्या हुआ? जो स्नो था कहाँ पे? पीटर्सबर्ग में, वहाँ पे वो जो स्नो था वो रेड कलर में टर्न अप हो गया ब्लड की वजह से। दैट्स वाई दिस डे, मतलब इसकी वजह से वो डे क्या माना गया? ब्लडी संडे हिस्ट्री में।
तब रशिया एंड जापान के टाइम पे, उसी टाइम पे युद्ध हुआ था। जापान तो एक छोटा नेशन है, उसने फिर भी रशिया जैसे बड़े कंट्री को हरा दिया। जब रशिया के लोग एंग्री हो गए थे, तब ड्यूमा करके एक लेजिस्लेटिव है, उसको रखा गया, उसको सालों के बाद बुलाया गया। किस लिए? रशिया को शांत करने के लिए। बट जब तक वो स्टेप्स लेते सिटीजन्स के लिए, वो ड्यूमा जो लेजिस्लेटिव था वो वापस बंद हो गया। ठीक है, अब पढ़ते हैं नेक्स्ट पैराग्राफ। ऑन 8 मार्च 1917 द oppressed workers of Petrograd called for a strike. The Czar sent his troops to suppress this event, but the army refused to shoot these people. As a result, the revolution began. After the fall of the Stardom, the power fell into the hands of Kerensky, leader of Menshevik group. Except for Lenin, everyone in Russia was happy with the fall of the Czar. But Lenin believed in the importance of laborers as propagated by Karl Marx, while the Menshevik group believed in the importance of the middle class. As a result, Lenin instigated the Bolsheviks against Mensheviks and in November 1917 क्या हुआ था? Declared the final revolution and got the reins in his hands. This came to be known as the Socialist Bolshevik Revolution. Thus, the 300 years ago, the stardom came to an end for the first time and Russia was without a Czar. तो इसमें हम क्या समझते हैं कि जो पेट्रोग्रेड जो सिटी है रशिया का, वहाँ पे जो वर्कर्स को ग्रुप था उन्होंने स्ट्राइक लगा दी। कब? 8 मार्च 1917 को। सिजार ने ट्रूप्स भेजी एंड गोलियों की बरसात कर दी। उसी टाइम पे आर्मी ने क्या किया? मना कर दिया कि हम शूट नहीं करेंगे। मेंशेविक जो ग्रुप, उसको जो लीडर था केरेंस्की, उसके साथ हाथ में पूरा का पूरा पावर आ गया। फिर क्या हुआ? सब खुश थे एक्सेप्ट द लेनिन, जो रशिया में खुश नहीं था। लेनिन ऐसा मानता था, मतलब जो कार्ल मार्क्स था वो लेबरर को सपोर्ट करते थे एंड मेंशेविक्स थे वो भी सही सेम करते थे, वो भी मिडिल क्लास को सपोर्ट करते थे। फिर क्या हुआ? लेनिन ने मेंशेविक्स ग्रुप के सामने अपना बोल्शेविक्स ग्रुप इकट्ठा करके नवंबर 1917 में फाइनल रिवॉल्यूशन डिक्लेयर कर दिया और इस रिवॉल्यूशन को क्या बोला गया? सोशलिस्ट बोल्शेविक रिवॉल्यूशन। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं इस चैप्टर का लास्ट पार्ट जो है एफर्ट्स ऑफ वर्ल्ड पीस। वह है लीग ऑफ नेशंस। ठीक है, द हॉरर्स ऑफ द वर्ल्ड वार एक्सप्लेन्ड द ऑब्सोल्यूट नेसेसिटी ऑफ वर्ल्ड पीस टू द नेशंस ऑफ द वर्ल्ड एंड फॉर दिस अ नीड फॉर एन इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन वॉज फेल्ट। ये जो वर्ल्ड वार हुआ था ना बहुत, उससे लोग क्या हुए थे? डर गए थे, इतना सारा डर गए थे कि उनको किसकी ज़रूरत थी, किसकी नेसेसिटी थी? पीस की। किसके लिए? नेशंस के लिए, वर्ल्ड के लिए। और उसके लिए एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन का रखा गया। सो इट बिकेम नेसेसरी टू थिंक एक्टिवली एंड इमीडिएटली अबाउट वर्ल्ड पीस। इमीडिएटली क्या एक्शन लिया गया? वर्ल्ड पीस के लिए एक्शन ली गई इमीडिएटली, जल्दी से जल्दी, तभी के तभी। द अमेरिकन प्रेसिडेंट वुडरो विल्सन had contributed substantially in an establishment of the League of Nations, right? ये जो अमेरिकन प्रेसिडेंट है वुडरो विल्सन, उसने इतना बड़ा हाथ है उसका, कंट्रीब्यूट किया है किस में? इस्टेब्लिशमेंट में। पर किसकी इस्टेब्लिशमेंट में? लीग ऑफ नेशंस की इस्टेब्लिशमेंट। और ये जो 14 पॉइंट्स हैं किससे दिए गए थे? वुडरो विल्सन से, राइट? वो जो 14 पॉइंट्स थे वो कहाँ प्रेजेंट किए गए थे? उसका नाम है पेरिस पीस प्रोसेस। कब, कौन सी डेट पे किया गया था? 10th जनवरी 1920, राइट? द नेशंस वर फॉर्म्ड। उसके बाद क्या आता है? फर्स्ट, टू मेंटेन इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी। क्या रखा गया? पीस एंड सिक्योरिटी मेंटेन करने के लिए। सेकेंड है एवरी नेशन टू रिस्पेक्ट द यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द अदर नेशंस। हर एक नेशन है उसको क्या रिस्पेक्ट करना चाहिए? यूनिटी, साथ इंटीग्रिटी ऑफ द नेशंस को रिस्पेक्ट करना चाहिए। थर्ड है टू गिव अप द पॉलिसी ऑफ वार।
गिव अप करना चाहिए जो वार की पॉलिसीज बनाई गई थी। फोर्थ है टू डेवलप इंटरनेशनल रिलेशंस, इंटरनेशनल रिलेशंस को बढ़ावा दिया गया, उनको डेवलप करना चाहिए, उनके साथ अच्छे रिलेशंस बनाने चाहिए। फिफ्थ, टू सॉल्व इंटरनेशनल डिस्प्यूट्स पीसफुली, जो इंटरनेशनल डिस्प्यूट्स थे, लड़ाई थी, उसको ख़त्म करने का बात आ गया पीसफुली, अच्छे से, शांति से, थ्रू नेगोशिएशन एंड मेडिशिएशन। सिक्स्थ, इफ़ एनी नेशन इग्नोर्स द लीग ऑफ नेशंस, क्या है, अगर किसी भी नेशन ने लीग ऑफ नेशंस और इसकी मेडिएशंस को इग्नोर किया तो उस देश को क्या माना जाएगा, रेबल नेशन। लास्ट क्या है, द लीग ऑफ नेशंस एस्टैब्लिश फॉर द वर्ल्ड पीस डिड नॉट मैनेज टू कीप अ कंट्रोल ओवर द इम्पेरियलिस्ट पॉलिसीज। ये तो जो लीग ऑफ नेशंस बना था, जो एम्स बने थे, ठीक है, वो मैनेज नहीं कर पाए, कंट्रोल नहीं कर पाए, कौन सी पॉलिसी को, इम्पेरियलिस्ट पॉलिसी को, बिकॉज ऑफ सुपर पावर्स। और इन 1939 में सेकेंड वर्ल्ड वॉर बिगेन हुआ।